नमस्कार साथियों, चलिए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इतिहास का, आधुनिक भारत का इतिहास लेक्चर चल रहा है। हम लोग द्वैध शासन को पढ़ लिए हैं। पहले तो ब्रिटिश प्रशासनिक नीति को पढ़े, द्वैध शासन क्या होता है उसको पढ़ा हम लोगों ने। फिर रॉबर्ट क्लाइव के सुधार को पढ़ा और उसके सुधार के क्या परिणाम निकले उसको पढ़ा। हालांकि उसके परिणाम में कुछ शेष रह गए थे। पिछले वीडियो में मैंने सोचा था कि अब क्वेश्चन दूंगा, लेकिन कुछ शेष रह गए थे, मैं उसे इसमें क्लियर कर देता हूं। फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन डालूंगा। मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर हम लोग देखेंगे कि जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वो कितना कारगर सिद्ध हो रहा है। हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग पढ़े हैं अभी 3-4 वीडियो में, क्या उससे यूपीएससी के प्रश्न हल हो पा रहे हैं या नहीं। इन चीज़ों का हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्योंकि इसमें एक अभी जो हमने अकाल बताया था उसमें मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत सी चीज़ें अभी बची रह गई थी। मैंने सोचा था कि उतना से काम चल जाएगा, लेकिन फिर बाद में ध्यान आया कि ये कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। जब बता ही रहा हूँ तो सारी की सारी चीज़ें बताता चलूँ। इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो रॉबर्ट क्लाइव ने जो सुधार किए और उसका जो अकाल आया, वो अकाल की स्थिति क्या रही। फिर अंत में देखेंगे इसमें रॉबर्ट क्लाइव का मूल्यांकन भी करेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव आखिर ओवरऑल में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या परिणाम निकल कर के आया, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, मैं यहाँ पे चला हूँ। सबसे पहला हम लोगों का होगा आज का टॉपिक परिणाम, यानी जो द्वैध शासन है ना, उस द्वैध शासन का परिणाम क्या निकल के सामने आया। इसे द्वैध शासन का परिणाम कह ले या फिर इसी के अंतर्गत डायरेक्ट आ जाएगा। द्वैध शासन का परिणाम कह ले या फिर कह लें सुधारों का परिणाम, रॉबर्ट क्लाइव के सुधारों का परिणाम। रॉबर्ट क्लाइव के सुधारों का परिणाम। रॉबर्ट क्लाइव के सुधारों का परिणाम। तो रॉबर्ट क्लाइव के सुधारों के परिणाम को हम लोग 2 टर्म में बांट कर देखेंगे। एक तत्कालिक परिणाम और एक दीर्घकालिक। एक तो तत्कालिक परिणाम और एक दीर्घकालिक परिणाम। तो तत्कालिक परिणाम और दीर्घकालिक परिणाम 2 टॉपिक में बांटेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले तत्कालिक परिणाम में हम लोगों ने देखा था सबसे पहले कि कर में वृद्धि कर दी गई थी। कर में वृद्धि क्योंकि अधिक से अधिक राजस्व हासिल करना था। क्योंकि अधिक से अधिक राजस्व हासिल करेगा, उसी रुपए को कच्चे माल को खरीदने में इस्तेमाल करेगा और उसी का इस्तेमाल तो वाणिज्यिक पूंजीवाद को साधने में, वाणिज्यिक पूंजीवाद के हित को साधने में करने वाला है, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने वाला है। तो कर में वृद्धि किया और इसका सीधा सा भुगतान कैसे करना पड़ा, यहाँ के कृषकों को। तो कृषकों को पर जो था इसका बहुत बुरा असर पड़ा। कृषकों पर बुरा असर कहने का मतलब किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई, हालत पंचर सी हो गई, बहुत ख़राब असर पड़ा था। इसमें कोई खास है नहीं, मैंने पूरा बता दिया पिछले लेक्चर में, बस इतना। और भी क्या हुआ, इसका दूसरा परिणाम क्या हुआ, भ्रष्टाचार फैल गया। भ्रष्टाचार में वृद्धि एवं लूटपाट का राज्य। बस इस चीज़ को ध्यान में देख लेंगे, बस समझ में आ जाएगा। भ्रष्टाचार में वृद्धि एवं लूटपाट का राज्य। बस पहला कर में वृद्धि और दूसरा भ्रष्टाचार में वृद्धि एवं लूटपाट का राज्य। आइए इस टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। भ्रष्टाचार में वृद्धि और कैसे हुई और फिर लूटपाट का राज्य कैसे होगा। मैं इसे फिर मिटा दूं ताकि लिखने में सुविधा हो।
देखिए इस टॉपिक को समझने जा रहे हैं हम लोग, भ्रष्टाचार में वृद्धि एवं लूटपाट का राज्य। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। बस तुम ही थे, मैं उस पर एक भ्रष्टाचार को मैं समझाने जा रहा हूँ। हालांकि दीर्घकालिक एक छूट गया है तो मैं उसे भी लिख दूं क्या? लिख ही देता हूँ। दीर्घकालिक परिणाम को भी एक जगह टॉपिक रहेंगे तो ठीक रहेगा। दीर्घकालिक परिणाम में क्या हो जाएगा कि चूंकि कर में वृद्धि कर दी गई थी तो अकाल पड़ा। आगे चल कर के भी चूंकि अकाल की शुरुआत तो हो ही चुकी थी तो कह सकते हैं अकाल के पुनरावृत्ति, अकाल के पुनरावृत्ति की शुरुआत, अकाल के पुनरावृत्ति का आरंभ, यानी अकाल की शुरुआत हो चुकी है। आगे चल करके 1 2 3 4 ऐसे करते करते 12 अकाल पड़ेंगे। भारत के जो बंगाल है और भारत, उसे कब से 1765 में शुरू हुई थी ना कहानी। द्वैध शासन शुरू हुआ था 1765 में और 1857 में क्रांति हुई थी, उससे 2 साल पहले। 1857 की जो सैनिक विद्रोह हुआ था उससे पहले 2 साल पहले 1855 तक भारत को 12 अकालों का दंश झेलना पड़ा था। अच्छा, अकाल कह लें या फिर इसी को अकाल को ही अपने शब्दों में दुर्भिक्ष भी कहते हैं। दुर्भिक्ष मतलब बुरी स्थिति, एकदम दुर्दिन स्थिति, तो दुर्भिक्ष भी कह सकते हैं इसे। तो ये बात की चीज़ें हैं। उसके बाद से इसमें और भी चीज़ें आई, जैसे कि रोजगार। अब अकाल पड़ेगा तो रोजगार में कमी आएगी ही आएगी, तो रोजगार में कमी, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो हम लोग उस चीज़ को देखेंगे बाद में। पहले हम लोग तत्कालिक कारण में देख रहे थे भ्रष्टाचार को। जो तत्कालिक कारण हमने बताया था ना अभी, उसमें भ्रष्टाचार को देख रहे थे कैसे फैला। तो देखिए कहानी की शुरुआत होती है कहाँ से, ध्यान से फ्रेश दिखाई दे रहा है ना, मैं एक बार फिर से देख लूँ। चलिए, वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है, आवाज़ हाँ फ्रेश दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, मैं एक बार देख लूँ कहाँ तक। हाँ ठीक है, यहाँ तक वीडियो कवर कर पाएगा। चलिए, मैं निशान इसलिए लगा दिया क्योंकि कभी कभी होता क्या है, मैं जब लिखता हूँ तो कैमरे में आ नहीं पाता, तो मुझे अब अंदाज़ा रहेगा कि इसके अंदर लिखना है। अच्छा, इस साइड में भी मैं देख लूँ, इस साइड में कहाँ तक कवर हो रहा है। चलिए, पूरा कवर हो पा रहा है, यहाँ तक मुझे कवर करना है, ऐसे इलाके तक यहाँ तक कवर करना है मुझे। चलिए, तो भ्रष्टाचार फैली कैसे थी, देखिए ध्यान से। पहली बात तो एक कर बढ़ा दिया गया था और हम लोगों ने देखा था कि निरीक्षण अधिकारी रख दिया गया था। तो निरीक्षण अधिकारी की वजह से भी भ्रष्टाचार फैला था। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, निरीक्षण अधिकारी घूस लेकर के, इन पर कोई उत्तरदायित्व तो था नहीं, तो घूस लेकर के काम करते थे, और घूस लेकर काम करते थे तो भ्रष्टाचार फैल गया था। औने पौने दाम में ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। कच्चे माल भी कंपनी खरीद रही थी द्वैध शासन का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले निरीक्षण अधिकारी, इनमें घूसखोरी फैल गई थी। दूसरा, इस द्वैध शासन के माध्यम से हम लोगों ने, हालांकि इसकी चर्चा हमने कर दी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको मैं लिख दूँ, पॉइंट वाइज कर दूँ। द्वैध शासन के माध्यम से हमने बताया था, इसे नजीम हो गया। नजीम की शक्ति किस में रख दी गई थी, उपनजीम में। नजीम की शक्ति कहाँ पर रख दी गई थी, उपनजीम। और उपनजीम के माध्यम से इस शक्ति का उपयोग कौन कर रहा था, तो कंपनी, ब्रिटिश कंपनी कर रही थी इसका उपयोग। और इस शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे बंगाल क्षेत्र में क्या कर रही थी, यह इसी शक्ति का इस्तेमाल करके व्यापारी, यहाँ के किसानों को डरा धमका करके, शक्ति के बदल डरा धमका करके सस्ते दामों पर, हमने देखा था कि सस्ती कीमतों पर क्या कर रही थी,
कच्चा माल हासिल कर रही थी, सस्ती कीमतों पर कच्चा माल हासिल कर ले रही थी। और जब कच्चा माल हासिल करेगी कंपनी और उसे अपने जितने दाम पर बेचना है उस दाम पर बेचती थी। और जब सस्ते में खरीदेगी और विक्रय उसी दाम पर करेगी जिस दाम पर पहले करती थी। राजनीतिक हस्तक्षेप करने से पहले जिस दाम पर बेचती थी उसी दाम पर भी बेचे, तभी इसका क्या हो जाएगा, मुनाफा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके खर्चे कम हो रहे हैं। कच्चे माल पर कम खर्चा होगा, विक्रय अधिक दाम पर करेगा तो मुनाफा ज़्यादा होगा। तो द्वैध शासन के माध्यम से ये भी भ्रष्टाचार का एक कारण। अब तीसरा, यहाँ से चीज़ें समझने वाली है। द्वैध शासन तो उसने कंपनी को फ़ायदा दिलाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव की यही नीति उसके लिए कैसे भयावह बन गई, कैसे उसके लिए अभिश्राप बन गई। वरदान समझ के किया था कि भाई हमारे लिए वरदान साबित होगा, कंपनी के लिए वरदान साबित होगा। ये समझ करके रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया था। परंतु देखिए इसी द्वैध शासन ने कंपनी की हालत कैसे ख़राब कर दी, इस चीज़ को हम लोग समझने चलते हैं। इतना ध्यान रख ले, द्वैध शासन से शक्ति किसे मिल गई है, इस कंपनी को शक्ति मिल गई है। और जब कंपनी को शक्ति मिल गई तो कंपनी तो निर्जीव वस्तु है, तो कंपनी के शक्ति को मिली शक्ति का इस्तेमाल कौन करेंगे, इसके गवर्नर करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव करेगा इसकी शक्ति का इस्तेमाल। उसके बाद से कौन करेगा, इसके बाद इसमें जो अधिकारी होंगे वो अधिकारी करेंगे। और उसके बाद से कौन करेगा, इसमें जो व्यापारी होंगे वो व्यापारी करेंगे। यानी इससे जुड़े हुए सारे व्यक्ति इस शक्ति का, द्वैध शासन के माध्यम से जो बंगाल की जो शक्ति मिली है उस शक्ति का इस्तेमाल ये सब लोग करेंगे। बस कहानी यहीं से शुरू हो जाती है और कंपनी का पतन यहीं से शुरू हो जाता है। आइए इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले इस अधिकारी को और व्यापारी को समझ लें एक बार, तो फिर देखते हैं भ्रष्टाचार को। मैं इसे मिटा दूं, अकाल की पुनरावृत्ति, एक अकाल को देख लेंगे और रोजगार में कमी इसको देख लेंगे बाद में चल करके। इस चीज़ को समझ लेंगे। आज हमारा शायद आखिरी टॉपिक हो, आखिरी वीडियो होगा यह रॉबर्ट क्लाइव का। ध्यान है, इसे अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इस चीज़ को समझ लेंगे तो शायद यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। और आपको हैरान करने वाला बात होगा कि जब मेरा वीडियो ख़त्म होगा ना तो आप लोग देखिएगा तो पाइएगा कि 2022 तक में जो सवाल पूछे गए हैं ना, 2021, 2022 में, 2018 में, 2017 में जो सवाल पूछे गए हैं ना, वो इस वीडियो से कवर होने वाले हैं, इस वीडियो से कवर होने वाले हैं। इसीलिए आप लोग ध्यान से इसे पढ़िएगा। देखिए सबसे पहले कंपनी में देख लेते हैं। ये कंपनी है, समझाने के लिए, बस मानने के लिए, और क्या कंपनी है। कंपनी के शीर्ष कुर्सी पर बैठा हुआ है कौन, शीर्ष पद पर बैठा हुआ है एक व्यक्ति, और वो है रॉबर्ट क्लाइव। जो भी व्यक्ति बैठेगा यानी गवर्नर कह लें, गवर्नर के हाथों में सारी शक्ति। गवर्नर अपने काम को आसान बनाने के लिए क्या किया है, गवर्नर अपने काम को आसान बनाने के लिए विभिन्न तरह के अधिकारी को रखा हुआ है। तो मान लीजिए एक अधिकारी, दो अधिकारी, तीन अधिकारी, ये लोग कौन हो गए, ये लोग अधिकारी हो गए, ऑफिसर हो गए। इन अधिकारियों के अंतर्गत विभिन्न तरह के व्यापारी रख दिए गए हैं। इन्हीं लोग सामान खरीदेंगे, बेचेंगे। इन्हीं लोगों से ये ऑफिसर क्या करेगा, सामान बेचवाएगा, खरीदवाएगा ये अधिकारी। अब जैसे सोचिए आप लोग, ये कौन हो गए, व्यापारी हो गए। अब देखिए क्या होगा कि हुआ क्या कि जैसे द्वैध शासन के माध्यम से, ये देखिए लिखा है द्वैध शासन, द्वैध शासन के माध्यम से जैसे ही बंगाल की शक्ति इस कंपनी को मिली,
इस कंपनी के साथ साथ ये भी शक्तिशाली बन गया, ये अधिकारी लोग भी शक्तिशाली बन गए और व्यापारी लोग भी शक्तिशाली बन गए। एक ही शक्ति का इस्तेमाल यह गवर्नर भी करता था, उस शक्ति का इस्तेमाल अधिकारी भी करते थे, उस शक्ति का इस्तेमाल व्यापारी भी करते थे। चलिए, गवर्नर जो भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि गवर्नर पूरा का पूरा हेड है, अध्यक्ष है, तो ये जो भी इस शक्ति का इस्तेमाल करेगा तो इससे कंपनी को लाभ मिलेगा। परंतु गवर्नर तो सिर्फ देखने वाला है, सारे कार्यभार को सिर्फ देख रहा है, करने वाले तो अधिकारी और व्यापारी हैं। इस शक्ति का इस्तेमाल अधिकारी और व्यापारी भी करते थे। कैसे? जैसे मान लीजिए इसके ऑफिस का टाइम था 10 से 5, 10 AM से 5 PM। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि कंपनी के ऑफिस का टाइम तो होगा ना भाई। इस टाइम पर क्या करते थे ये लोग, अधिकारी और व्यापारी जो भी काम करते थे, सामान खरीदते थे, बेचते थे, ये तो कंपनी का काम करते थे। परंतु 10 बजे से पहले या 5 बजे के बाद, ये हमने 10 बजे और 5 टाइम फिक्स नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। इसके लिए लिख देंगे कि जो निश्चित समयावधि है, दैनिक निश्चित समयावधि, दैनिक निश्चित समयावधि, दैनिक निश्चित समयावधि। तो जो एक दिन की जो निश्चित समयावधि थी, उस टाइम पर तो ये लोग कंपनी के लिए काम करते थे, परंतु इस समय के अतिरिक्त जो दिन का समय बचता था, उस पूरे टाइम का इस्तेमाल ये लोग अपने निजी व्यापार के लिए करते थे। यानी अपना सामान बेचते थे, और अपना सामान बेचने के लिए फिर कच्चे माल खरीदेंगे, और कच्चा माल खरीदने के लिए इसी शक्ति का प्रयोग करते थे। ये सस्ते दाम पर खरीदते थे, और जिस दाम पर कंपनी बेचती थी उसी दाम पर ये बेचते थे। और निजी व्यापार करेंगे, अपना लोकल व्यापार करेंगे, तो इनका अपना निजी फ़ायदा होगा। ये ठीक वैसे ही है, ये स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे अभी सरकारी स्कूल होता है, सरकारी शिक्षक लोग होते हैं, वो लोग सरकारी टीचर, वो लोग क्या करते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। जो सरकारी स्कूल का जो टाइम होता है उसमें पढ़ाते हैं, बाकी उसके अतिरिक्त जो भी समय बचता है वे लोग अपना संस्थान खोल लेते हैं, उसमें बच्चों को पढ़ाते हैं। और जैसे अगर आप देखिएगा ऐसे में, तो जो सरकारी टीचर अपना निजी संस्थान चला रहा होता है, तो वो लोग सरकारी स्कूल में उतने मन लगाकर नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि अगर उतनी अच्छी पढ़ाई अगर स्कूल में दे देंगे, सरकारी स्कूल में, तो कौन सा बच्चा उनके अपने प्राइवेट कोचिंग में पढ़ने जाएगा, नहीं जाने वाला। इसलिए थोड़ा बहुत ढिलाई सिलाई तो करेंगे ही, पढ़ाने में ढिला सिला करेंगे। वो स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, कोचिंग में अच्छे से पढ़ाएंगे, ताकि बच्चे मजबूर होकर के कोचिंग में पढ़ने जाए। ठीक वैसे ही यहाँ पर था, ये व्यापारी तो अपना निजी व्यापार कर रहे हैं, तो कंपनी का सामान औने पौने दाम पर ढीला सिली में बेचेंगे, और जैसे ही अपना व्यापार का बात आएगी, कंपनी का टाइम ओवर होगा, लौट करके आएंगे घर पे, तो अपना सामान बेचने के लिए निकलेंगे और उसे पूरे अच्छे से बेचेंगे, चाहे वो अधिकारी हो या व्यापारी हो, अपना निजी फ़ायदा कमाएंगे। और जब ये लोग निजी फ़ायदा कमाएंगे, तो जिस विद्यालय, जैसे विद्यालय पर हमने लिया कि जब बच्चे की पढ़ाई प्राइवेट कोचिंग से हो जाएगी, तो क्या वो लोग स्कूल में जाएंगे? स्कूल में उन्हें सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए जाना होगा तो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। उसी तरह अगर लोगों की आवश्यकता अगर ये लोग अपने निजी व्यापार से पूरा कर देंगे, लोगों को कपड़े की ज़रूरत है, और उस कपड़े की पूर्ति अगर ये लोग निजी व्यापार से कर देंगे, तो क्या 10 से 5 में जो कपड़े बिकेंगे क्या ये लोग खरीदेंगे? यानी कंपनी का तो घाटा होने लगेगा। तो द्वैध शासन से जिस शक्ति को गवर्नर ने हासिल किया था, सॉरी मैं ऐसे देख लूँ, चलिए, चलिए आवाज़ आ रही है। चलिए, द्वैध शासन के माध्यम से ये शायद पता नहीं, चलिए, द्वैध शासन के माध्यम से जो शक्ति गवर्नर ने अपने उत्थान के लिए किया था, अपने सुदृढ़ीकरण के लिए किया था, इसका इस्तेमाल, इस शक्ति का इस्तेमाल निजी व्यापारी अपने निजी हित के लिए करने लगे, निजी फायदे के लिए करने लगे। कंपनी तो घाटे में जाने ही थी, तो कंपनी घाटे में चलने लगी। पहला क्या, कंपनी घाटे में चलने लगी। दूसरा, इसी समय में हैदर अली ने इनकी हवा टाइट कर रखी थी। हैदर अली ने इनकी हवा टाइट कर रखी थी, हम लोगों ने देखा था मैसूर के युद्ध में,
हैदर अली इसी समय में इनकी हवा टाइट कर रखी थी। कुल मिलाकर ये देखा जाए तो निजी व्यापारी अपना फ़ायदा कमा रहे थे और यहाँ से जो भी सोना लूट रहे थे, यहाँ के जनता से, किसानों से जो भी बहुमूल्य धातुएं लूट रहे थे, पैसे लूट रहे थे, यहाँ के किसानों से जो रुपए लूट रहे थे उससे उठा करके, यानी अगर इसे भारत का बंगाल वाला इलाका समझा जाए, यहाँ से लूट करके कहाँ पहुँचा रहे थे? ब्रिटेन में अपने अपने घर पहुँचा रहे थे। अब आप ही बताइए, जब भारत का रुपया उठ करके बंगाल में जाएगा पूरा का पूरा थैली भर भर करके, ये थैली हो गया, थैली में रुपया भर भर करके ये लोग लौटाएंगे तो क्या होगा? भारत की स्थिति खराब होगी कि नहीं होगी? साथ में इस ब्रिटिश काम कर रही है सिर्फ कंपनी, लेकिन लोगों के नज़र में ये ब्रिटिश बदनाम होगा कि नहीं होगा? तो ब्रिटिश की बदनामी होगी, ब्रिटिश साम्राज्य की बदनामी होगी, पूरे पूरे साम्राज्य की बदनामी होगी। कंपनी घाटे में चल रही है, एक तो कंपनी का घाटा हो रहा है, एक दूसरा ब्रिटिश बदनाम हो रहा है, और फ़ायदा कौन उठा रहा है? इसकी अधिकारी, इसके निजी व्यापारी फ़ायदा उठा रहे हैं। पहली बात, यहाँ तक किसी को दिक्कत? दूसरा, अब एक कंपनी ने क्या किया था? द्वैध शासन के माध्यम से इन्हें पूरा का पूरा अधिकार दे रखा था, और ये लोग इस अधिकार का इस्तेमाल करके जनता का खूब शोषण कर रहे थे, खूब उन पर अत्याचार कर रहे थे। अब आप लोग कहिएगा कि अच्छा भाई, आपने ये बता दिया, मैंने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, प्रूफ बताओ कि कैसे ये इनका ये शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। कौन से इतिहासकार ने कहा है? मामला सामने आता है कि नहीं आता है सामने? तो देखिए, मैं बताता हूँ। एक इतिहासकार हैं, इतिहासकार का नाम तो किताब में दे नहीं रखा, फिर भी मैं बताता हूँ। मैं इसे पहले मिटा दूँ। मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ से। देखिए, मैं पूरा ही मिटा देता हूँ तो, क्योंकि आप लोगों को किताब का नाम भी बताऊँगा, उसके लेखक का नाम भी बताऊँगा, और फिर उन्होंने क्या कहा है उसको भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले चलिए मैं ले चलता हूं आप लोगों को उस किताब का दर्शन कराने जिसमें ये बातें कही गई हैं। सॉरी, आप लोग देखना चाहेंगे? चलिए कमेंट करके बताइए जल्दी कि आप लोग किताब को देखना चाहेंगे। कमेंट करके बताइए आप किताब देखना चाहेंगे। चलिए मैं ले चलता हूँ स्लाइड की तरफ। प्रोजेक्टर को ऑन करता हूँ मैं। लाइट को ऑफ कर दूँ कुछ देर के लिए। चलिए, अरे ये किताब नहीं है, मैं ले चलता हूँ आप लोगों को। ये तो यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर, राही उठ तेरी मंजिल अब दूर नहीं, ये मेरे संस्थान का लोगो है। मैं ले चलता हूँ आप लोगों को स्लाइड को बढ़ाते हुए। मैं ले चलता हूँ आप लोगों को स्लाइड से बढ़ाते हुए। ये तो सब नोट्स है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स लिख दूंगा, दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्पष्ट रूप में? यही है वो किताब। नाम है इसका सियार उल मुतखैरीन। क्या नाम है इसका? सियार। अरे वो वाला जयकाल वाला जो सियार होता है ना, जंगल में रहने वाला, वो वाला नहीं, इसका नाम ही है इसका सियार उल मुतखैरीन। सियार उल मुतखैरीन। लेखक का नाम यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, गुलाम हुसैन खान। इसके लेखक कौन है? गुलाम हुसैन खान। गुलाम हुसैन खान। देख रहे हैं किताब को? सियार उल मुतखैरीन।
द सियार, अच्छा इसके पहले द भी मैं लिख देता हूँ, क्यों आप लोग कहिएगा। द सियार उल मुतखैरिन, अ हिस्ट्री ऑफ द मोहम्मदन पावर इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, यानी अंतिम शताब्दी में के दौरान भारत में मोहम्मद शक्ति का इतिहास। जो मोहम्मदन शक्ति है, जो मुस्लिमों की जो शक्ति है जो भारत में, अकबर मुगलकालीन शासकों की शक्ति, उसी के बारे में ये बातें कही गई हैं। नाम है उसका सियार उल मुतखैरिन, सियार उल मुतखैरिन। चलिए अब इस किताब में कहा क्या गया है, मैं उस चीज़ को भी ले चलता हूँ। लाइट ऑन कर लेता हूँ, लाइट मैं ऑन कर लेता हूँ। चलिए प्रोजेक्टर भी ऑफ कर दूँ। लाइट ऑन का प्रोजेक्टर ऑफ के साथ काफ़ी गहरा संबंध है, एक ऑन होता है तो एक ऑफ हो जाता है। तो सियार उल मुतखैरिन में कहा क्या है गया है, शॉर्टकट में बता दूं तो इन्होंने गुलाम हुसैन खान साहब ने कहा है, गुलाम हुसैन खान साहब ने कहा है कि, मैं उनके कथन को ही डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर। इन्होंने कहा क्या है कि कंपनी को शक्ति देकर, या फिर मैं यहाँ से शुरू कर दूँ अच्छा रहेगा। ऐसे लिख दे, कंपनी द्वारा जनता के हितों, कंपनी द्वारा जनता के हितों की अनदेखी कर कंपनी द्वारा से अच्छा रहेगा, द्वारा नहीं है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा भूल रहा था। कंपनी ने जनता के हितों की अनदेखी कर अधिकारियों एवं व्यापारियों को कंपनी ने जनता के हितों की अनदेखी करते हुए कंपनी ने अपने अधिकारियों को कंपनी ने जनता के हितों की अनदेखी कर अधिकारियों एवं व्यापारियों, अधिकारियों एक ही शब्द में लिख देता हूँ, अधिकारियों एवं व्यापारियों नहीं, सिर्फ अधिकारियों लिख देता हूँ, क्योंकि उसी में सारे लोग आ जाएंगे, अधिकारी और व्यापारी एक ही में चले आएंगे। कंपनी ने जनता के हितों की अनदेखी कर अधिकारियों को प्रजा पर अत्याचार करने की छूट, अच्छा छूट नहीं, अनुमति, अत्याचार करने की अनुमति प्रदान कर दी, अनुमति प्रदान कर दी या अनुमति दे दी। तो कंपनी ने क्या किया था, जनता के हितों की अनदेखी की थी, देखा था हम लोगों ने द्वैध शासन के माध्यम से, और अपने अधिकारी को क्या कहा था कि जाओ भाई खुलेआम तौर पर अत्याचार करो, उनका शोषण करो और जनता के प्रजा का शोषण करो, कोई दिक्कत नहीं। इस रूप में व्याख्या किया गया है सियार उल, किन्होंने कहा है ये, सियार उल मुतखैरिन, सियार उल मुतखैरिन ने अपने किताब, नहीं सियार उल मुतखैरिन किताब का नाम है, सॉरी मैं हर बार गड़बड़ कर दे रहा हूँ, गुलाम हुसैन खान ने कहा है, गुलाम हुसैन खान ने कहा है। किस किताब में, तो किताब का नाम हो जाएगा सियार उल मुतखैरिन, मुँह आधा तो
खैरी और साधारण न, सियारुल मुतखैरिन में कहा है। तो कभी कभी यूपीएससी में सेंटेंस दे देता है और कहता है उसकी व्याख्या करें, टिप्पणी करें, समालोचना करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें प्रूफ मिलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि उसका परिणाम क्या निकला। तो कंपनी घाटे में जा रही है, ब्रिटेन को क्या हुआ है, ब्रिटेन की बदनामी हो रही है। अब देखिए आगे की कहानी बनती क्या है। रॉबर्ट क्लाइव की एक छोटी सी गलती ने उसके पूरे के पूरे यश को कैसे धूमिल कर दिया, उसके पूरी के पूरी कीर्ति को, इतने मेहनत से जो उसने कमाया था जीवन भर, उस सब को कैसे चुटकियों में तबाह कर दिया। इस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। मैं देखता चलूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलिए ठीक है। हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि कंपनी अब घाटे में चल रही है। कंपनी क्या है, घाटे में चल रही है। और प्लस में क्या है, हैदर अली ने इनका हवा टाइट कर रखा है। हैदर अली ने मैसूर युद्ध से पहले भी हैदर अली ने इनका हवा टाइट कर रखा है। इसको भी थोड़ा सा बता ही दूँ। ये तो है मैसूर और ये मद्रास है। मद्रास, यहाँ पर भी तो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी। और यही था मैसूर, हम लोगों ने मैसूर में पढ़ा था। और यहीं पर तो थे हैदर अली, इसके शासक थे। हैदर अली बहुत शक्तिशाली, बहुत दिमागी आदमी। इन्होंने ब्रिटिशों की हवा टाइट कर रखी थी। और बंगाल में तो हवा टाइट थी। चलिए, तो क्या होता, घाटे में चल रही थी। अब घाटे में जो कंपनी घाटे में चलेगी, चूँकि ये ब्रिटेन है, हम लोगों ने ब्रिटेन में पहले ही देख रखा था कि यहाँ क्या था, इसका पूरा ब्रांच यहाँ पर था। और इस ब्रांच में क्या था, इसके शेयर होल्डर थे, इसके शेयर होल्डर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कह लें उसे। ये लोग क्या करते थे, शेयर बेचते थे। क्या करते थे, शेयर बेचते थे। तो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि जब शेयर बेचने का काम, क्योंकि ये जॉइंट कंपनी थी ना, तो कंपनी जब जॉइंट कंपनी थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो ये शेयर बेचा करती है। और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बस थोड़ा सा झलक दे दूं, इतिहास में इकोनॉमिक्स ना पढ़े तो अच्छा होता है, फिर भी मैं बता देता हूं, ताकि कभी इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आएगा तो थोड़ी बहुत सहायता मिल जाएगी। मैं माइक को थोड़ा सा ठीक कर लूँ। चलिए, तो जो शेयर होता है ना, शेयर, वो शेयर दो तरह का होता है। एक होता है इक्विटी शेयर, EQUITY, इक्विटी शेयर। और एक होता है प्रेफरेंस शेयर, PREFERENCE, प्रेफरेंस शेयर। हिंदी में कहेंगे इसे वरीयता अंश या वरीयता शेयर, इसे कहेंगे। इक्विटी शेयर को कहेंगे सामान्य शेयर, समानता मूलक शेयर। तो इसे नॉर्मली सामान्य शेयर भी कह लेते हैं, इसे सामान्य शेयर, जनरल शेयर या इक्विटी शेयर। चलिए, हम लोग वरीयता से इसमें इक्विटी शेयर में क्या होता है कि जो शेयर बेचा जाता है ना, कंपनी का हिस्सा बेचा जाता है, तो हिस्से के साथ साथ कंपनी का मालिक, जैसे ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने इस कंपनी का 20% हिस्सा शेयर खरीद लिया है, इक्विटी शेयर खरीद लिया है। तो इस कंपनी का 20% का मालिकाना हक इसके पास चला जाएगा। यानी ये भी क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर हो जाएगा। यानी यह वोट देने का अधिकार हो जाएगा, यानी इसके पास भी अधिकार हो जाएगा। ये भी इस कंपनी का मालिक कहलाएगा, क्योंकि 20% इसने खरीद रखा है। इससे फ़ायदा क्या होगा, कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो इसका भी लाभ बढ़ेगा, कंपनी का शेयर घटेगा तो इसका भी लाभ घटेगा, क्योंकि 20% लाभ इसे मिलने वाला है। वरीयता अंश में क्या होता है कि अगर ये व्यक्ति भी अगर इसका 20% शेयर खरीदा है तो इसका लाभ फिक्स रहेगा। लाभ फिक्स करने का मतलब कि 20% खरीदा है शेयर और उसे हर साल 12% अगर लाभ मिलने वाला है, या 12.5%। मैं 12.5% क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट इसी आंकड़े से काम चल जाएगा। 12.5% का लाभ पर खरीद रहा है
तो चाहे कंपनी का शेयर बढ़े घटे, कंपनी चाहे घाटे में जाए चाहे बहुत ज़्यादा फायदे में जाए, इस व्यक्ति को 12.5% से ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला। कंपनी 100 रुपये कमाएगी तो इस व्यक्ति को 12.5 रुपये मिलेगा। कंपनी अगर 200 रुपये कमा लेगी तभी से 12.5 रुपये ही मिलेगा। कंपनी अगर 5,000 रुपये भी कमा लेगी ना कंपनी, तभी से 12.5 रुपये ही मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, 20% के हिसाब से इसे मिलेगा। यानी व्यक्ति 100 रुपये कमाएगा तो इस व्यक्ति को 20 रुपये मिलेगा। कंपनी 200 रुपये कमाएगा तो इस व्यक्ति को कितना, 200 का 20% निकाल लीजिए आप लोग। 200 का मतलब गुना 20% मतलब ये 20×5 100, 40 रुपया। ऐसे भी गुना करके निकाल सकते हैं 40 रुपया। और अगर कहीं कंपनी का शेयर गिर गया, यानी अगर 100 रुपये की जगह पर अगर 50 रुपये कमा रहा है तो इस व्यक्ति को जो 20 रुपये मिलने वाला था 10 रुपये ही मिलेगा। घाटा मुनाफा हो सकता है, परंतु इस व्यक्ति को चाहे दाम गिरे बढ़े, इस व्यक्ति को 12.5 रुपये मिलना है तो मिलना है। 100 रुपये कमाए तो भी 12.5 रुपये, 100 रुपये से गिर के 50 रुपये कमा रहा है तभी व्यक्ति यह 12.5 रुपये से एक फूटी कौड़ी भी कम नहीं मिलेगा इस व्यक्ति को। कंपनी को अपने हिस्से में से काट करके इस व्यक्ति को पहले देना होगा, इसीलिए इसका नाम है प्रेफरेंस शेयर। इकोनॉमिक्स का चीज़ है, हमने इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर इसका काम आने वाला है। लोगों ने क्या किया था, कंपनी ने, जो लोगों ने इसका शेयर खरीदा था ना वरीयता अंश वाला, तो कंपनी को अपना शेयर का लाभांश, इसे लाभांश कहते हैं, लाभ का अंश, लाभांश को कम कर देना चाहिए क्योंकि ये घाटे में चल रही है कंपनी। जो ब्रिटिश कंपनी है ये घाटे में चल रही है, तो जो शेयर बेच रही है उसका लाभांश कम कर देना चाहिए। इस कंपनी ने कम ही नहीं किया, घाटे के बावजूद भी शेयर का जो लाभांश है, यानी शेयर जो है वो शेयर का जो लाभ है, शेयर का लाभांश, ये शेयर का लाभांश कम कर देना चाहिए, इसे कम किया ही नहीं। कहा कि नहीं हम 12.5% रुपये देंगे, 12.5% हम देंगे तो देंगे हर हालत में, भले हम कम फायदा कमाएंगे लेकिन आपको देंगे। अब देखिए, जब लोगों का शेयर का लाभांश मिलेगा तो कंपनी घाटे में जाएगी कि नहीं जाएगी। जितना रुपया कमाए, कम रुपया कमा रही है, और जितना पहले रुपया दे रही थी शेयर धारक को, शेयर खरीदने वाले को, उतना आज भी दे रही है। और अभी दे रही थी, आज मतलब उस समय की बात हो रही है, अभी दे रही थी, तो कंपनी घाटे में जाएगी कि नहीं जाएगी, और इसकी स्थिति खराब होगी कि नहीं होगी। स्थिति खराब हुई इस वजह से भी। और भी एक स्थिति ये हो गई खराब की स्थिति, शेयर का दाम कम नहीं किया। और भी देखिए स्थिति क्या खराब हुई, स्थिति कैसे खराब हुई, और भी चीज़ों को देखिए। देखिए हर चीज़ों को डीपली में, क्योंकि यूपीएससी है, डीपली में चीज़ों को समझेंगे नहीं तो फिर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कैसे। हर एक चीज़ को समझना होगा, नज़रिए को बदलना होगा, तो ये कहाँ से चीज़ों को जोड़ कर एक आंसर पूरा किया जाता है, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा ही। इसलिए एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए ध्यान से, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, तत्कालिक कारण में एक तो कर में वृद्धि कर दी गई थी, वो देख लिया हम लोगों ने। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, भ्रष्टाचार फैल गया था। इस भ्रष्टाचार फैलने की वजह से अंदर ही अंदर इसमें देखा था हम लोगों ने, लूटपाट का राज्य का निर्माण हो गया था। लूटपाट का राज्य, क्योंकि वो लोग अधिक से अधिक क्या कर रहे थे, जो अधिकारी थे अधिक से अधिक रुपए को इस भारत के इस क्षेत्र से अधिक से अधिक रुपए को उठा करके इंग्लैंड भेज रहे थे। ये जनता का, ये इंग्लैंड है मान लीजिए, तो ये जनता का क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, लूट कर रहे थे। तो रॉबर्ट क्लाइव के राज्य को लूटपाट का राज्य कहा जा सकता है, लूटपाट का राज्य कहा जाने भी लगा था। अब देखे थे कंपनी को नुकसान किस रूप में, शेयर के रूप में, शेयर का कम न करना, शेयर का कम न करना, शेयर नहीं, शेयर का लाभांश कह लें, शेयर का लाभांश यहाँ पे मैंने दे दिया ऐसे, शेयर का लाभांश का कम न करना, ये भी कंपनी के लिए घातक सिद्ध हुआ। और भी देखेंगे क्या, अब ब्रिटेन में चलते हैं हम लोग। ब्रिटेन में जो ये जो मेन ब्रांच था ना इसका, ब्रिटिश कंपनी का, ये क्या करती थी, टैक्स के रूप में यहाँ की जो सरकार थी, ये सरकार हो गई, तो सरकार को क्या करती थी,
हर साल 4 लाख पाउंड, हर साल कितना 4 लाख पाउंड ये दिया करती थी। कितना वार्षिक। पाउंड मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, वहाँ की मुद्रा, हमारे यहाँ रुपए, वहाँ की मुद्रा उस समय पाउंड थी। तो 4 लाख पाउंड क्या करती थी, जिससे हमारे यहाँ 4 लाख रुपए होती है, वहाँ के हिसाब से 4 लाख पाउंड, अमेरिका में 4 लाख डॉलर। तो 4 लाख पाउंड सरकार को देती थी यह। अब चूँकि कंपनी की हालत खस्ता होने लगी थी, तो कंपनी ने सरकार से कहा कि भाई हमें इस साल का क्या कीजिए, हमें छूट दीजिए, हमसे ये रुपए मत लीजिए। सरकार समझ गई कि कंपनी की स्थिति अब भारत में गंभीर हो रही है, भारत में इसकी हालत खस्ता हो रही है। सरकार समझ गई, तो कहा इसने चलिए ठीक है भाई, आपने उतना कमा कर दिया है, हम कुछ छूट देते हैं आपको। तो सबसे पहले इसकी स्थिति का कमज़ोर होने का पता यहीं से चल जाता है। दूसरा चीज़, सिर्फ इस 4 लाख रुपए को कम करने की बात नहीं की, इस कंपनी ने उल्टा सरकार से ऋण मांगने लगी। कितना कि भाई हमको 10 लाख पाउंड का हमको ऋण दीजिए, ताकि हमारे जो शेयर धारक है ना, उनको हमने 12.5% का शेयर का लाभांश देने का वादा किया है, हमें चुकाना है इस कर्जे को, हमें लोगों को देना है, हमें 10 लाख पाउंड का ऋण दीजिए। अब सरकार अब समझ गई कि क्या होने वाला है। अभी बताइए 10 लाख पाउंड सरकार से मांगना है, तो सरकार, वहाँ ब्रिटेन की सरकार अपने मन से तो दे नहीं सकती। पहले जिस पत्र पर, जैसे ये ब्रिटेन हो गया, तो यहाँ पर अगर इसकी कंपनी है, तो इससे सरकार से, ये सरकार यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ पर सरकार जनता की सरकार है, और उसने चुन रखा है यहाँ के राजा को, महारानी को, फिर प्रधानमंत्री को। अब देखिए ध्यान से कि ये ब्रिटेन की जो सरकार है, जो कंपनी है, वो एक दस्तावेज लाएगी, दस्तावेज में लिखेगी कि भाई मुझे कितने रुपए चाहिए, 10 रुपए नहीं पाउंड, 10 पाउंड का ऋण चाहिए हमें। तो ये बिल कहाँ जाएगा, वो वहाँ की संसद में जाएगा। और जब जैसे संसद में गया, यह बिल संसद में गया, तो उसका निरीक्षण करने वाला एक व्यक्ति था, एक समिति थी, व्यक्ति क्या समिति, नाम था उसका प्रवर समिति। प्रवर समिति ने जब इसकी जांच पड़ताल करी कि भाई ये 10 लाख पाउंड, 10 पाउंड हमने लिख दिया क्या, सॉरी 10 लाख पाउंड जब ऋण मांगा, तो प्रवर समिति, संसद की एक समिति थी प्रवर समिति, जानते हैं हम लोग कितनी संसदीय समितियां होती है, हमारे यहाँ भी तदर्थ समिति है, एडहॉक समिति, फिर अस्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी होती है, इस तरह से बहुत सारी समितियां होती हैं। वहाँ की संसद में भी एक समिति थी प्रवर समिति। प्रवर समिति ने जब जांच किया, तो उसने क्या लिखा, क्या कहा इस कंपनी के बारे में, उस चीज़ को भी आप लोग ध्यान से देखें, उस चीज़ को देखेंगे पता चल जाएगा। चलिए, तो प्रवर समिति ने लिखा, प्रवर समिति ने क्या लिखा, इस चीज़ को मैं यहाँ से मिटा दूँ। प्रवर समिति हाँ, देखिए प्रवर समिति ने जब जांच किया तो क्या लिखा, हालांकि मैं इसे नोट्स में मैं दे ही दूंगा, PDF के रूप में दे दूंगा, पहले यहाँ पर आप लोग देख लें। प्रवर समिति ने कहा, ये जो प्रवर समिति है, प्रवर समिति ने कहा कि भाई देखिए, ये जो हमारी सरकार है वो असैनिक सरकार है। कौन सी सैनिक सरकार है ये हमारी सरकार असैनिक सरकार है। मैं सिर्फ कहने का अर्थ बता देता हूँ, लिखा हुआ चीज़, एक काम करता हूँ लिख ही दूँ क्या, नहीं पहले समझा दूँ, क्योंकि इस वीडियो कहीं लंबा होगा तो मैं PDF में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। तो हमारी सरकार जो है वो असैनिक सरकार है, और भारत में क्या कर रहे, असैनिक सरकार कहने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ सैन्य शासन नहीं है, हमारे यहाँ सैनिक शासन नहीं है, यानी हम लोग तानाशाह नहीं हैं, हम लोग जनता के शासक हैं, जनतंत्र है, लोकतंत्र है हमारा। और हमारे यहाँ की एक कंपनी जो बंगाल भारत में गई है,
वो क्या कर रही है, यहाँ पर अत्याचार कर रही है, क्रूरता कर रही है, महान अत्याचार कर रही है, अत्याचार और क्रूरता कर रही है। अगर ये इसी तरह करती रही तो क्या होगा, हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारे ब्रिटिश साम्राज्य की बदनामी हो जाएगी। इस बदनामी से बचना होगा, इस बदनामी से बचना होगा तो हमें क्या करना होगा, इसमें सुधार करना होगा। यानी यहाँ की जो कंपनी गई है, यहाँ पर गई थी व्यापार करने के लिए और यहाँ का राजनीति में प्रवेश कर गई है, यहाँ के प्रभुत्व को, प्रभुसत्ता को अपने हाथ में ले रखी है। प्रभुसत्ता मतलब करने का मतलब पूरी की पूरी शक्ति अपने हाथ में ले रखी है। तो हमें करना क्या होगा, व्यापार को अलग करना होगा और प्रभुसत्ता को अलग करना होगा। मतलब कंपनी यहाँ पर गई है व्यापार करने के लिए तो सिर्फ व्यापार करे, यहाँ का शासन संभालने के लिए हमें अलग से आदमी रखने होंगे। अगर ऐसा हम लोगों ने नहीं किया तो एक व्यक्ति जो व्यापार करने के लिए गया है उसका ध्यान राजनीति में ज़्यादा चला जाएगा, व्यापार ठीक से चलेगा नहीं, तो यहाँ की जो कंपनी गई है वो कंपनी घाटे में इसी तरह चलती रहेगी और हमें इसे बार बार ऋण देना पड़ेगा। तो इसलिए इस पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। हमें एक अलग से इसकी प्रभुसत्ता को संभालने के लिए, इसके राजतंत्र को संभालने के लिए हमें अलग से एक आदमी को भेजने की ज़रूरत है, इस प्रवर समिति ने कहा। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो भारत भी डूब जाएगा और ये ब्रिटेन यानी इंग्लैंड भी डूब जाएगा और इस कदर डूब जाएगा कि फिर इसका उत्थान नहीं हो सकता, इनका पुनरुत्थान नहीं हो सकता, इनका पुनरुत्थान नहीं हो सकता। तो ब्रिटेन को बचाना है और भारत को बचाना है तो हमें यहाँ पे चल रहे व्यापार को और प्रभुसत्ता को अलग अलग करना ही पड़ेगा। अब इसी उद्देश्य से प्रवर समिति ने सबसे पहले यहाँ पर जो कंपनी थी, मैं फिर बार बार बना दूँ, ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में ये जो कंपनी थी ना, शेयर होल्डर्स की कंपनी, इसमें तो जो शेयर होल्डर थे, शेयर होल्डर मैंने डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उनको क्या किया, उनकी संख्या निश्चित कर दी कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इस पर शेयर में शामिल नहीं हो सकेंगे। इनकी संख्या क्या कर दी, निश्चित कर दी कि ज़्यादा मालिक होंगे, ज़्यादा दिमाग चलाएंगे, ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में इसी तरह के राजनीतिक गतिविधि करेंगे ये लोग और हमारा नाम बदनाम करेंगे। इसलिए शेयर होल्डर कम रहेगा तो ठीक रहेगा। संख्या निश्चित कर दी, किसकी, शेयर होल्डर की संख्या, शेयर मैं हो लिख दे रहा हूँ, अब लिख ही दे रहा हूँ, होल्डर्स की संख्या निश्चित कर दी। दूसरा बात क्या किया कि इंग्लैंड ने अलग से एक नियम पास किया और नाम रख दिया क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कह लीजिए या फिर इसी को हिंदी में कह लीजिए नियामक कानून पास किया। और नियामक कानून पास करने के साथ ही क्या किया कि इसकी प्रभुसत्ता अलग कर दी, इसका व्यापार अलग कर दिया। यानी अब बंगाल का क्या हुआ, ये जो बंगाल था उसका एक गवर्नर हुआ करता था ना पहले, अब इसके गवर्नर के पद को बदल करके नाम रख दिया गया क्या, गवर्नर जनरल नाम रख दिया गया और भेजा गया जिस व्यक्ति को बना करके वहाँ से अलग से प्रशासक के रूप में, वो था वारेन हेस्टिंग्स कह लीजिए यही। तो वारेन हेस्टिंग्स को जब भेजा गया तो आते ही देखिए पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ था किससे, द्वैध शासन से ही शुरू हुआ था, द्वैध शासन से ही शुरू हुआ था। और जब द्वैध शासन से शुरू हुआ था तो वारेन हेस्टिंग्स आते आते सबसे पहले क्या किया, इस द्वैध शासन को ही ख़त्म कर दिया 1773 के में, है कि नहीं। हालांकि वारेन हेस्टिंग्स 1772 में ही आया था, लेकिन उस समय गवर्नर बना था, सिर्फ गवर्नर था, बाद में इसी को गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1773 में। ये पूरा का पूरा मामला है। इस पूरे के पूरे मैं देख लूँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं, कैसे हो गया ये, हाँ चलिए वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, शायद मैं इसी वीडियो में एक ही साथ क्लियर भी कर दूं। ये पूरा का पूरा मामला है। फिर दीर्घकालिक में देखा था कर में बढ़ोतरी और अकाल में वृद्धि, दीर्घकालिक को भी देख लेते हैं लगे हाथ। ये तत्कालिक था,
जो बंगाल को भुगतना पड़ा, ब्रिटिश कंपनी को भुगतना पड़ा। ये रॉबर्ट क्लाइव जो इतने सालों से कमा रहा था पूरा नाम, उसको पल भर में डुबो दिया, वो भी द्वैध शासन की वजह से। फिर भी द्वैध शासन की वजह से उसके काल को, रॉबर्ट क्लाइव के काल को लूट का राज्य कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे उसके मूल्यांकन में। पहले अभी थोड़ा सा दीर्घकालिक को भी हल्के से अक्षर में देख लें, क्योंकि आगे हम लोग अगले प्रशासक को देखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ही। अभी बस थोड़ा सा नाम जान ले बस। कैसे हो गया ये? चलिए अब शायद ठीक हो गया। तो दीर्घकालिक परिणाम देख लेते हैं। दीर्घकालिक परिणामों में सबसे पहले देखा था हम लोगों ने रोजगार में कमी। आगे चल करके परिणाम निकला जब रॉबर्ट क्लाइव चला गया, तो आगे चल करके, क्योंकि शुरुआत तो इसने कर ही दिया था, अकाल की शुरुआत। अकाल पड़े थे सबसे पहला, तो इसमें सबसे पहला था अकाल। अकाल एक बार दो बार नहीं पड़ा था, उस तरह के अकाल में, चूँकि अकाल की शुरुआत तो हो ही चुकी थी 1770 के दशक में। 1770 के दशक में अकाल की शुरुआत तो हो ही चुकी थी। इस तरह से 1765 से लेकर के 2855 तक एक बार दो बार नहीं, 12 बार एक के बाद एक करके 12 बार जो भारत है ना, वो अकाल कह लीजिए या फिर कह लीजिए दुर्भिक्ष, इसका यह दंश भारत झेल चुका था। अब अकाल पड़ेगा तो लोगों के पास रोजगार नहीं होंगे, रोजगार में कमी होगी तो लोगों के पास रुपए पैसे नहीं होंगे, यानी मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी। और लोगों के पास रुपए नहीं होंगे, मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी, रुपए नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वो लोग भूख से तड़पेंगे, और भूख से तड़पेंगे तो क्या होगा? भूख से तड़पेंगे तो आगे चल करके अकाल तो और एक एक करके अकाल पर अकाल आते चले जाएंगे। ये दीर्घकालिक परिणाम था। और भी कृषि का वाणिज्यीकरण भी हुआ आगे चल करके। अब कृषि का जब वाणिज्यीकरण होगा तो क्या होगा? आगे चल करके जब कृषि का वाणिज्यीकरण मतलब नकदी फसल, वाणिज्य वाले में नकदी फसल यानी जूट, कपास, इसका उत्पादन बढ़ेगा। अब इसका उत्पादन बढ़ेगा न तो क्या होगा? खाने वाले फसल जो होते हैं, क्योंकि ये तो व्यापार वाले फसल हैं, व्यापार वाले फसल जब उगाएंगे तो खाने वाले फसल तो उगाए नहीं जाएंगे, तो खाने वाले फसल यानी खाद्यान्न फसल, इसकी कमी हो जाएगी। अब इसकी कमी हो जाएगी तो फिर वही स्थिति, भूख की स्थिति आ जाएगी, अकाल की स्थिति आ जाएगी। अकाल, ये दीर्घकालिक परिणाम थे, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को। हम लोग देख लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव का मूल्यांकन। इसके साथ ही इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। आगे देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, उसने कौन कौन से प्रशासनिक नीति में सुधार किया। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करें। रॉबर्ट क्लाइव के मूल्यांकन को देख लेते हैं। मैं पहले देख लूँ वीडियो हो रहा है रिकॉर्डिंग की नहीं। चलिए, रॉबर्ट क्लाइव के मूल्यांकन में हम लोग का टॉपिक क्या है? रॉबर्ट क्लाइव का मूल्यांकन। रॉबर्ट क्लाइव के मूल्यांकन में सबसे पहले अगर अच्छी चीज़ें देख लें तो इसने क्या किया था? सबसे पहले मैसूर को, उसके बाद से कर्नाटक में, बंगाल में, हर जगह, चाहे प्लासी का युद्ध हो, चाहे बक्सर का युद्ध हो, चाहे कर्नाटक में युद्ध हो, हर जगह इसने अपनी प्रतिभा दिखाई थी। नौसेनाओं में फ्रांस को मजे चखाना हो, हर जगह इसने क्या किया था? अपनी प्रतिभा से नाम कमाया था, बहुत नाम कमाया था इसने। परंतु जैसे ही द्वैध शासन लागू किया, इसका नाम धूमिल हो गया। इसकी कीर्ति जो क्या होगी, पूरी की पूरी नष्ट हो गई, यश अपयश में बदल गया। रॉबर्ट क्लाइव, तो उसकी ये गलती ने इसके यश को ख़त्म कर दिया। मूल्यांकन, चूँकि कम समय बचा है और स्टोरेज भी नहीं है, इसे मैं तुरंत बता देता हूँ। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन के माध्यम से अपने सारे के सारे कीर्ति को धूमिल कर दिया। बंगाल में प्लासी का युद्ध जीता था, फिर 1765 में बक्सर का युद्ध जीता था,
मैसूर, कर्नाटक युद्ध सब जीता था, सब खत्म कर लिया उसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। इसलिए इसे 1765 में गवर्नर बना था और 1767 में इसे कंपनी ने वापस बुला लिया। यानी कौन सी कंपनी ने? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इंग्लैंड में बैठी थी ना, ये कंपनी इंग्लैंड में, इसे वापस